हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलका है और मैं आपके ही चैनल लेपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी है और ज्योग्राफी के सभी चैप्टर न्यू एडिशन के हम कवर कर चुके हैं और हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें थर्ड चैप्टर तक कवर करवा दिया है और अब हम फोर्थ चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे डिटेल से। और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और लाइन बाय लाइन पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, तो ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो टीचर लाइन में हो, चाहे कैसा भी हो। तो इसीलिए हमने ये एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। ये अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ फिर हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है क्या बताते हैं हमें किताबें और कब्रें। तो ये एक बच्ची है, इसका नाम मैरी है। इसने कभी अपनी ज़िंदगी में पुस्तकालय नहीं देखा था, तो जब इसके टीचर इसको पुस्तकालय ले जाते हैं, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी, उसे इंग्लिश में लाइब्रेरी बोलते हैं। तो जब वो जाती है तो देखती है कि उसकी क्लास से बहुत ज़्यादा बड़ी है लाइब्रेरी और वहाँ पर बहुत सारी किताबों की अलमारियाँ हैं जो रखी हुई हैं। उन्हीं में से एक अलमारी को वो खोलने की कोशिश करती है। तो उसके जो टीचर हैं वो कहते हैं कि तुम जिस अलमारी को खोल रही हो उसमें अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं और क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। तो मेरी सोचने लगती है कि ये वेद क्या होते हैं। तो चलो पता करते हैं कि ये वेद क्या होते हैं। पहले आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में और वैदिक साहित्य में वेदों का बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा रोल है और सभी हिंदुओं को पता ही होगा वेदों के बारे में। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो बहुत पुराना है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद ही है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जैसे ये तीनों वेद भी पुराने हैं लेकिन इन चारों में सबसे पुराना ऋग्वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद की वो ही रचना हुई, फिर सामवेद की हुई, फिर यजुर्वेद की और फिर अथर्ववेद की। तो सबसे पुराना वेद है और लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना हुई है, 3500 साल पहले। ठीक है, और ऋग्वेद में जो है वो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। क्या मतलब होता है? अच्छी तरह से बोला गया, सूक्त का मतलब होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रार्थनाएं हैं वो विभिन्न देवी देवताओं को के लिए स्तुति रची गई है। स्तुति मीन्स जो हम सुबह स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो सुबह प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, तो वो हम भगवान की स्तुति करते हैं। वैसे ही ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। तो इनमें 3 देवता मुख्य हैं। एक है आपके अग्निदेव आग के, दूसरे हैं आपके इंद्र युद्ध के और आपके तीसरे हैं सोम। सोम जो है वो एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, जिसे आप भांग या नशे वाली कोई भी पीने वाली चीज़। ठीक है, तो सोम पे बोलते हैं पहले। अगर आपने पहले ऋषि मुनियों का कोई वैसा मतलब मूवी देखी होगी तो उसमें बोलते हैं वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। हाँ, तो जो आचार्य थे वे अपने विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ याद कराते थे। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो टीचर्स थे पहले के, वो अपने स्टूडेंटों को लिखकर या पढ़कर नहीं बताते थे, वो बताते थे कि अक्षरों से, शब्दों से और वाक्यों से उन्हें अच्छी तरह से बांटकर उन्हें अपने शब्दों से बोलकर सस्वर कर और उन्हें मतलब कंठस्थ कराते थे। कंठस्थ मीन्स याद कराते थे अपने स्टूडेंटों को और वो याद करते थे। अभी तो हमारे पास रबड़, पेंसिल और ये किताब कॉपियाँ हैं, लेकिन उस टाइम पे गुरु बोलते थे और शिक्षक सुनते थे और ऐसे ही याद कर लेते थे, पूरा कंठस्थ हो जाता था उन्हें। अधिकांश सूक्तों की जो रचना है वो पुरुषों ने करी है, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की हैं। ठीक है,
और इसकी जो लैंग्वेज है, जो ऋग्वेद की लैंग्वेज है वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राक संस्कृत भी बोल सकते हैं और वैदिक संस्कृत भी बोल सकते हैं। ये जो आजकल के जो मतलब जो हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, 8th क्लास तक की होती है, वो वाली संस्कृत नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी और वो बहुत वैसी है। आपको यकीन नहीं होगा, विदेशों में तो संस्कृत से बाकायदा डिग्रियां हासिल करते हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं ना बायोलॉजी से एजुकेशन, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट है, वैसे ही विदेशों में जो जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो एक संस्कृत को टॉपिक के रूप में डिग्री हासिल करते हैं, एमए बीए करते हैं। और इधर इतना स्कोप नहीं है संस्कृत का, जबकि संस्कृत इधर ही से शुरुआत में डेवलप हुई थी। अब देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। ये इसका पूरा जो सार है उसका यही मतलब है कि जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं की जननी है। मतलब इसमें जो आपको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितना भी समझाया है, इसमें फुल यही है कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। चलिए समझते हैं कि कैसे है। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप दोनों लैंग्वेज को मिलाकर जो एक परिवार बनता है भाषा का, वही है भारोपीय। ठीक है। भारत की कई भाषाएं, असमिया असम में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, हिंदी इंडिया के बहुत सारे भागों में बोली जाती है, कश्मीरी कश्मीर में बोली जाती है, सिंधी सिंध में बोली जाती है और कश्मीर के पास ही है सिंधु नदी के आसपास। और एशियाई भाषाएं, मतलब ये तो अपने इंडिया की हुई, और अब एशियाई भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं, फारसी हैं तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। किससे? भारत भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, लाइन है, इसे ज़रूर कहीं आप नोट कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं मन से, दिल से तो। ठीक है। उन्हें अब आगे बढ़ते हैं कि उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मातृ संस्कृत है, माँ हिंदी है और आपकी मदर अंग्रेजी है। तो पहले क्या है, मातृ, माँ, मदर, मतलब तीनों का प्रोनाउंस कुछ कुछ सेम है। तो ये सबसे पहले संस्कृत है, फिर हिंदी है और फिर अंग्रेजी है। तो ये संस्कृत से ही जन्मी हुई बाकी लैंग्वेज है, यही बताना चाह रहे हैं। आगे कहना चाह रहे हैं कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी बोली जाती है? जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में द्रविड़ भाषा परिवार की लैंग्वेज बोली जाती है, जो नीचे की साइड है साउथ में। और झारखंड और मध्य प्रदेश में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई लैंग्वेज है। कौन सी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो लैंग्वेज है वो झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाती है। अगर अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि झारखंड और मध्य भारत में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें एक ऑप्शन ये भी हो ऑस्ट्रो एशियाटिक, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप इसको लगाओगे नहीं। जब तक आप पढ़कर नहीं गए हो जब तक नहीं लगाओगे, इसके अलावा बाकी सब लगा देंगे, क्योंकि कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता है कि ये झारखंड या मध्य भारत में इस परिवार की बोली जाती है लैंग्वेज। ठीक है। तभी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं उन्हें छापा गया है, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण होता है। उच्चारण में बोला जाता है, श्रवण में सुना जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। ऋग्वेद को बोलकर और सुनकर समझते हैं, ना कि पढ़कर समझते हैं। जो इसकी रचना है वो अभी 200 साल पहले ही हुई है। उससे पहले इसकी जो छपाई थी वो नहीं हुई थी, मतलब नहीं लिखा गया था इसे। उससे पहले कंठस्थ ही सब लोग याद रखते थे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो इतिहासकार हैं वो पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। कैसे करते हैं? भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का उपयोग भी करते हैं। चलो देखते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि, जो अपने विश्वामित्र हैं जिनका मेनका ने भंग तोड़ा था, सभी जानते हैं। और जो देवियों के रूप में जो नदी हैं, कौन सी नदी हैं? व्यास और सतलुज। ये कश्मीर के पास में है, पंजाब के आसपास, कश्मीर के आसपास उधर ही है। व्यास और सतलुज के बीच में यह एक समाद ऐसा ही सूक्त का अंश है। अब ये देखिए, ये जो अंश की बात बता रहे हैं ना, ये वही है। ये जो है ये उसी की बात बता रहे हैं। ये जो है एक भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। ये मतलब कोई कागज वागज नहीं है, ये एक पेड़ की छाल है।
वो कौन सा पेड़ है? भुरुज। भुरुज भुरुज वृक्ष की एक छाल पर, भुरुज वृक्ष की जो छाल होती है उस पर ये लिखा हुआ है पांडुलिपि। ये कहाँ मिली थी? ये कश्मीर में मिली थी। यह कब मिली थी? यह 150 वर्ष पहले पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, इसका उपयोग, और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है इसी को। और ये पांडुलिपि कहाँ सुरक्षित है? महाराष्ट्र के पुणे नामक एक पुस्तकालय है, वहाँ पर ये पांडुलिपि सुरक्षित है। ठीक है, अब देखते हैं कि विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। जो आपके विश्वामित्र हैं वो नदियों से आगे बढ़ने के लिए रास्ता मांग रहे हैं, और नदियाँ कह रही हैं कि हम तो देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, हम रास्ता बदलती नहीं हैं। लेकिन विश्वामित्र उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, और रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ मैं, कृपया मुझे रास्ता दें। तो तब नदियों ने उनकी विश्वामित्र की प्रार्थना स्वीकार करी है और उन्हें निकलने की जगह दी है। आपको बता दूं, ऋग्वेद में जो है वो सरस्वती, सिंधु की सहायक नदियों का तो जिक्र हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार हुआ है। मतलब बाकी जो उधर की कश्मीर की और आपकी क्या कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर की जो नदियां हैं उनका तो वर्णन किया गया है, लेकिन गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार करा गया है। ये क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं, मवेशी, घोड़े और रथ। ये बता रहे हैं कि पहले युद्ध हुआ करते थे। किस लिए हुआ करते थे? वो इसलिए हुआ करते थे क्योंकि वो मवेशियों को जीतते थे युद्ध करके। ठीक है, लड़ाइयाँ ज़मीनों के लिए भी लड़ी जाती थी। और ज़मीन उन्हें क्यों चाहिए थी? क्योंकि वहाँ अच्छा चारागाह हो। चारागाह मीन्स जो जानवरों के लिए अच्छी घास, अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, वो उस जगह के लिए लड़ते थे। और उस जगह के लिए भी लड़ते थे जहाँ जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। सबसे पहले जो फसल मिली है, मतलब सबसे पहले का मानव ने जो पहली फसल उपजाई है वो जौ ही है। ठीक है, और इन्हीं के लिए लड़ाइयाँ होती थी, और पानी के स्रोतों के लिए होती थी, लोगों को बंदी बनाने के लिए होती थी। और युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका वो कैसे बंटवारा करते थे, ये सुनिए। मतलब पहले थोड़ा सरदार को दे देते थे, जो उनका ग्रुप का जो मेन सरदार था उसे दे देते, फिर पुरोहित को दे देते थे। पुरोहित मीन्स पंडित, उसको दे देते, वो पूजा पाठ करता था। और आम लोगों को बांट आम जो लोग थे उनको भी बांट दिया जाता था। और यज्ञ के लिए प्रयोग होता था। यज्ञ जो है उसमें आहुति दी जाती थी। किस चीज़ की दी जाती थी? देवी देवताओं को दी जाती थी ये आहुतियाँ। और क्या दिया जाता था? घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। बताओ। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना इनकी नहीं थी। ठीक है, लेकिन सभाओं में मिलते जुलते थे और सलाह मशवरा करके ये शांति और युद्ध के ऊपर बातें कर लेते थे और वहीं के वहीं निपटा देते थे। ये जो है अपने सरदार को चुनते थे, उसी सरदार को चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो और बहादुर हो। ठीक है, और किसी को भी नहीं चुनते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ये सब ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ये सब जो प्रमाण मिले हैं वो ऋग्वेद में ही मिले हैं, उसी के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से शब्द हैं? लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम, मतलब काम करने का तरीका, भाषा, बोलने का तरीका, परिवार कैसा है उसका, समुदाय कैसा है उसका, निवास स्थान कैसा है, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर उसको मतलब वर्गीकरण कर दिया जाता था लोगों का, कि वो कैसे क्या काम कर रहा है। अगर वो मतलब बढ़िया काम कर रहा है तो बढ़िया उपाधि, नीचा काम कर रहा है तो नीची उपाधि। भाषा किस तरह की है, परिवार कैसा है, समुदाय कैसा है, निवास कैसा है, सांस्कृतिक उसकी परंपरा कैसी है, उसी आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को चलिए देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पहला है पुरोहित, ब्राह्मण, पंडित कह सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। और दूसरे जो लोग थे वो राजा थे। राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठते थे, जिनकी सेना होती थी, वो राजा नहीं। राजा वो जैसे कि 10 लोग हो गए उनमें एक सरदार हो गया, जैसे कि 2-4 गांव हो गए उसमें एक, उनने अपना राजा चुन लिया। तो ना तो उसकी सेना होती थी, ना उस पर कोई राजगद्दी होती थी, ना वो महलों में रहता था, ना उसके पास कोई राजधानी थी। प्राय जो था, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा नहीं होता था। कोई भी जिसमें काबिलियत है और जो बनने लायक है उसे राजा बनाते थे। उसका ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बन गया, ऐसा नहीं था ऋग्वेद के टाइम पे। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं
जनता पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते थे, एक तो जन और दूसरा वैश्य। जन जो है वो हम अभी भी यूज करते हैं, जैसे हम बोल देंगे जनपद, जनगण, और भी शब्द हैं जन से। और वैश्यों के बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे वाला चैप्टर है जो राज्य और उनके राजाओं के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। जिन लोगों के इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, मतलब जब वो रचना करते हैं तो खुद को आर्य कह के वो करते थे, आर्य कहकर अपने आप को बताते थे कि हम आर्य हैं। और जो जो इनके विरोधी थे उन्हें दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, जो अनुष्ठान नहीं करते थे, और जो क्या कहते हैं उसे दूसरी भाषाएं बोलते थे। वही वही इन ऋषियों के जो रचना की है उनके विरोधी थे, उन्हें ही ये दस्यु बोलते हैं। ठीक है। और पहले गुलाम भी हुआ करते थे, स्त्री पुरुष गुलाम भी हुआ करते थे। उनको युद्ध में बंदी बना लिया जाता था और उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो गुलाम थे वो उसके मालिक की जायदाद थे, उसे मतलब अपनी जायदाद, जैसे ज़मीन है, घर है, वैसे ही गुलाम भी उनकी जायदाद थी। ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, वहीं दूसरी जगह अलग तरह का विकास हो रहा था। देखते कैसे हो रहा था, अब देखते खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। महापाष ये शिलालेख, ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण मतलब होता है, महा मीन्स होता है बड़ा, पाषाण मीन्स होता है पत्थर। तो महापत्थर, या बोल सकते हैं बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर बोल दीजिए और फिर महापाषाण बोल दीजिए, एक ही बात है, नाम से जाने जाते हैं। ये जो पत्थर हैं दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। करीने मीन्स तरीके से लगाए जाते थे। ठीक है, अभी देखेंगे चित्र कैसे लगाते थे। और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। ये ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में जो है 3500 साल पहले, 5000 साल बाद ही, मतलब ऋग्वेद की रचना हुई उसके 5000 साल बाद ही ये जो प्रथा है, यही महापाषाण को जो दफनाने की जो प्रक्रिया है वो 3000 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर है ये भी देखते हैं। दक्कन, दक्कन मतलब ये साउथ की बात कर रहे हैं। दक्षिण बात है, ये भी साउथ की बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर और पूर्व के जो बीच का भाग है उसकी बात कर रहे हैं। और कश्मीर, कश्मीर में भी ये बहुत प्रचलित थी। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में देखिए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ जमीन के अंदर भी दिखते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इस चित्र को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं बाकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे। देखिए ये है कब्र, ठीक है, ये है कब्र। और आप देखेंगे कि ये है कब्र, ये हो गई कब्र। ठीक है। और ये जो है आपको ये दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं पोर्ट हॉल। पोर्ट हॉल मीन्स होता है कि उधर से जब उन्हें दूसरी आगे पढ़ेंगे। पोर्ट होल मीन्स होता है एक ये बड़ा सा चौड़ा सा छेद होता है जिसमें से ये आ जा सकें। ठीक है। इस कब्र में तो ये कब्र है। और देखिए छोटे छोटे जो पत्थर हैं कितने बढ़िया तरीके से सजाए गए हैं ये। और फिर बड़े बड़े पत्थरों को गोलाकार आकार में रख दिया गया है और फिर उसके ऊपर भी चिनाई चारों तरफ कर दी गई है। इससे पता लगता है कि महापाषाण में लोगों को बहुत अच्छी तरह से दफनाया जाता था। ठीक है। और कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए पत्थर मिले हैं, ये मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है, मतलब अगर कहीं गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं और कहीं अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है तो उससे जो पुरातत्वविद थे समझ जाते थे कि नीचे इसके कब्र है। यही एकमात्र 2 ही ऐसे प्रमाण हैं जिनसे पता लगता था कि कब्र है, बाकी नहीं पता लगता था। ये थोड़ी कि जगह जगह ज़मीन खोदते फिरेंगे कि यहाँ कब्र है वहाँ कब्र है। जहाँ उन्हें एक अच्छे तरीके से एक पत्थर खड़ा हुआ मिल गया या फिर गोलाकार आकार में पत्थर सजे हुए मिल गए तो वहाँ समझ लेते थे कि यहाँ कब्र है और वो खोद कर देख लेते थे कि इसमें क्या है कैसे है। पुरातत्वविदों का तो काम ही है पुरानी चीज़ों को सर्च करना, खोजना। चलिए आगे देखते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। क्या क्या करने पड़ते थे? गड्ढे खोदते थे, शिलालेख नहीं सॉरी शिलाखंडों को ढोकर लाना और बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना, ये सारे काम करते थे। ठीक है। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। क्या समानता है? सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी बर्तन जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर
के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। इनसे मतलब ये पूरे उससे यही पता लगता है कि मतलब पहले के जो लोग थे वो अपने पूर्वज जो मतलब मर जाते हैं उनके संग ये सारी चीज़ दफना देते हैं। मतलब उनके लिए उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा थी कि मतलब ऊपर जाकर इंसान को ऊपर जाकर जो उनके पूर्वज हैं उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। जैसे लोहे के औजार हैं उन्हें रख देते, कि हथियार रख देते थे, घोड़े के कंकाल रख देते थे कि बाई चांस घोड़े की उन्हें ज़रूरत पड़ गई मरने के बाद तो, और पत्थर और सोने के गहने भी रख देते थे कि बाई चांस सोने की ज़रूरत पड़ गई तो, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें रख देते थे उनके संग, उनकी इतनी श्रद्धा थी। या हो सकता है कि ये मरने वाला जो था उसका सामान ही हो जो उसके संग ही उन्होंने दफना दिया, अपने संग नहीं रखा, ये भी हो सकता है। आगे देखेंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ऊपर देखिए, ऊपर देख लिया, ये है महापाषाण का, अभी हमने समझा। तो इस तरह के महापाषाण ताबूत समाधान, ताबूत आप समझ रहे हो, ताबूत मतलब जिसमें बंद कर देते हैं लाश को, और समाधान मीन्स लाश को रखने वाली कोई चीज़ या वस्तु, ताबूत समाधान, ठीक है। इसको शिष्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिष्ट। ये क्वेश्चन आता है कि शिष्ट कैसे कहते हैं, तो याद रखना ताबूत और समाधान, जो ताबूत समाधान होता है उसी को शिष्ट कहते हैं। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट हॉल है। पोर्ट हॉल मैंने आपको बताया था, ये रहा आपका पोर्ट हॉल, यहाँ से ये पोर्ट हॉल, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोर्ट हॉल है, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता हो। मतलब अगर बाद में किसी का जाने का मन करे अपने पूर्वजों को देखने के लिए तो इसी हॉल से चला जाए वो देखने के लिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान क्या क्या है। देखिए बाई और तो ये घोड़े के ये जो है ये घोड़े का सामान है, ये है ना, और घोड़े के लिए सामान, और ये जो है ये कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी पहले की, ठीक है। और ये कतार है, कटार मतलब चाकू टाइप, लोहे का ही बना है ये भी। चलिए देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के असमानताओं के बारे में पता करना, कैसे पता करते हैं, चलिए देखते हैं। और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये पुरातत्वविद। पुरातत्वविद मैंने जो बताया कि पुरानी चीज़ों को खोज करने वाले लोग, उन्हें बोलते हैं पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ये हाँ, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हो सकता है कि मरे हुए लोगों को ही चीज़ हो तो वो अपने पास ना रखकर वो उस कब्र के संग ही दफना देते थे। तो कह रहे हैं कि कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, ठीक है। ब्रह्मागिरी को खोजो, कहाँ खोजें, अच्छा ये पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं, फिर खोजेंगे बाद में। यहाँ एक व्यक्ति में कब्र अच्छा, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र ब्रह्मागिरी में बता रहे हैं कि जो ब्रह्मागिरी नाम की जगह है वहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र मिली है, उसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अच्छा, और दूसरे कंकालों के पास से सिर्फ यह मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कि हाँ, जो मतलब एक व्यक्ति जो मरा है जिसके पास 33 सोने और मनके मिले हैं, शंख पाए गए हैं, तो वो तो अमीर होगा, इसीलिए उसके संग ये दफना दिए गए हैं। हो सकता है उसी के हों इसलिए दफना दिए गए। लेकिन कुछ लोग गरीब थे जो जिनके संग मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं उनकी कब्र में, है ना। और कुछ लोग सरदार थे, कुछ लोग सरदारों के अनुयायी थे, मतलब उनको ही फॉलो करने वाले थे। देखते हैं अब आगे क्या है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? हो सकती हैं खास परिवारों के लिए भी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। मतलब ये ये कह रहे हैं कि जो हमने ऊपर वो देखा है ना, ये वाला जो, हाँ हमने चित्र देखा था ये वाला, इसमें इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें ये जो पहले तो इन्होंने ये बना दिया, ठीक है, सजा दिया अच्छी तरह से, ये छोटे छोटे पत्थर बड़े बड़े पत्थर लगा ये पोर्ट होल बना दिया। तो जब एक व्यक्ति मरा तो इसमें मतलब इसमें डाल दिया उन्होंने बना के, ठीक है, दफना दिया। फिर जब कुछ सालों बाद 8-10 सालों बाद या 15 साल जब भी दूसरी उनके परिवार में मृत्यु हुई तो दूसरा भी इसी में डाल दिया, अलग से नहीं बनाया। तो मतलब इन्होंने अपनी खुद की ये वो महापाषाण कब्र बना ली, इसी में एक परिवार के सारे सदस्य इसी में दफनाए जाएंगे बार बार, ठीक है। तो ये वही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे। नहीं, ये ऊपर वाला है। जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाना दोबारा आ सकते हैं, इसलिए उसमें पोर्ट होल कर दिया था ताकि वो बार बार उसमें अंदर दफना सके, ठीक है। अब देखते हैं ईनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ईनाम गांव कहाँ पर है ये देखते हैं, मानचित्र 2 में पृष्ठ 12
मानचित्र 2 पृष्ठ 12, अभी यहाँ नहीं, ऊपर है, दूसरे, ये पिछले चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनाम गांव को खोजो। ठीक है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। कहाँ पर है? भीमा की सहायक नदी है एक, और घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। मतलब 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर, वयस्क मीन्स 18 से ऊपर, 20 से ऊपर समझ सकते हैं, 18 से ऊपर समझते हैं, वही वयस्क लोग होते हैं। उनके संग क्या करते थे कि सीधा लिटा देते थे। ठीक है, और उनका सिर जो है वो उत्तर की ओर कर देते थे। ठीक है, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। अंदर भी दफनाया जाता था। अच्छा, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। उन्हीं के बर्तन होंगे तो रख दिए जाते थे, बाकी कोई यूज नहीं करना, यूज मतलब करते नहीं होंगे, तो जिनके जो बर्तन, जिनका जो सामान, वो उन्हीं के संग दफना देते थे। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, अच्छा, मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति ने मिला है इनाम गांव में, वहाँ पर एक 5 कमरों वाला बड़ा घर है और 4 पैरों वाला एक बड़ा संदूक है, उसके अंदर उसे दफनाया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। मतलब वो बहुत अमीर होगा। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर जो थे मुड़े हुए थे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो संदूक, जो 4 पैरों वाला संदूक था ना मिट्टी का, उसमें इसमें इस सब को लिटाया गया और उसके पैर मोड़ दिए गए, और यह पूरे गांव में सबसे बड़ा घर था। ठीक है, और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। कंकालों के अध्ययन क्या बताते हैं? ये कह रहे हैं कि छोटे आकार के आधार पर हम बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचानने जा सकते हैं, लेकिन लड़के और लड़की में हम नहीं बता सकते कि छोटा बच्चा जो है वो बच्ची है या बच्चा है, ये नहीं बता सकते हम। क्या हम यह पता लग सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का या स्त्री का है? हाँ, हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है, क्योंकि जो आपके क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कंकाल के जो अगर स्त्री है तो उस कंकाल के संग कुछ गहने मिल जाते हैं, है ना, तो वो स्त्री के हो गए। लेकिन दिक्कत यहाँ फिर आ जाती है कि पुरुष भी तो गहने पहनते थे, तो हो सकता है पुरुष भी हो सकता है, तो इस आधार पर भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एक आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो लेडीज थी वो बच्चों को जन्म देती थी, इसीलिए उनका जो कूल्हे का जो हिस्सा था वो थोड़ा चौड़ा होता था। उसी हिसाब से पता लग जाता था कि क्या कहते हैं, ये स्त्री है या पुरुष है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। वो चिकित्सा शास्त्र पर है ये किताब। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः जो चरक थे उन्होंने दांतों को भी गिन लिया होगा, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई थी। कार्टिलेज मीन्स होता है जो उपास्थि होती हैं, अस्थियों के संग जो जुड़ी होती हैं उसे उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। तो ठीक है, शायद उन्होंने कार्टिलेज जोड़ लिया, इसीलिए 360 हड्डियाँ बता रहे हैं। ओके, अब लिख रहे हैं कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे। इनाम गांव में जो पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, ये 7 प्रकार के मतलब बीज मिले हैं। कैसे हैं? गेहूं 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, बाजरा, मटर, तिल, 7 प्रकार के वो मिले हैं, बीज मिले हैं। उसी आधार पर बता रहे हैं कि ये उनके वो था, इस तरह का वो फसल करते थे, 7 तरह के फसल करते थे। ठीक है, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। पहले के लोग वो खाते होंगे और कुछ लोगों ने फसल स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अपना वो मांस खाने का जो पहले का था वो धीरे धीरे भूले होंगे, है ना। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और कृष, मृग, खरा, नेवला भी दिखता है, लेकिन इतना नहीं है। चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा भी खाते थे। मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं।
ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थीं। पहले के लोग मतलब इनको इकट्ठा कर लेते थे, आंवला को, बेर को, जामुन को, खजूर को, इनकी रस भरियाँ एकत्रित करते होंगे और इतने सारे जानवरों को काट कर खाते थे। हो सकता है क्वेश्चन आए इसमें से और एक जानवर के बारे में। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। कुछ नहीं है। चलिए हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है, तो हम यहीं पर ये वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी के साथ धन्यवाद।